वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है समष्टि गत्यात्मक विश्लेषण, मैक्रो डायनेमिक एनालिसिस। किसी भी विश्लेषण के तीन मुख्य आधार, स्थैतिक, तुलनात्मक और प्रावैधिक। स्थैतिक विश्लेषण जहां एक निश्चित समय बिंदु पर दो चर मूल्यों के मध्य संबंध की व्याख्या करता है, बतलाता है। वहीं तुलनात्मक विश्लेषण दो चर मूल्यों के दो अलग अलग संतुलन या साम्य स्तर जो निर्मित होते हैं उनके मध्य तुलना करना, विश्लेषण का वह प्रकार या विधा का वह रूप तुलनात्मक विश्लेषण कहलाता है। प्रावैधिक विश्लेषण, गत्यात्मक विश्लेषण स्थैतिक और तुलनात्मक की अपेक्षा विस्तार पूर्वक या विस्तृत धारणा, जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक, यानी प्रथम साम्य से अंतिम साम्य तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका विश्लेषण या अध्ययन या व्याख्या की जाती है। इन तीनों विश्लेषणों दो प्रारूपों में या दो रूपों में समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। व्यष्टि, स्थैतिक, तुलनात्मक और गत्यात्मक या प्रावैधिक विश्लेषण, या समष्टि, स्थैतिक, तुलनात्मक और प्रावैधिक विश्लेषण या गत्यात्मक विश्लेषण। जब हम दो व्यष्टिगत चरों के मध्य संबंध की चर्चा करते हैं तो आर्थिक विश्लेषण की वो विधा या शाखा जिसमें हम दो व्यष्टि चरों के निश्चित समय बिंदु पर पारस्परिक तुलना या प्रारंभिक साम्य से अंतिम साम्य तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका जब हम विश्लेषण करते तो उन्हें हम व्यष्टि, स्थैतिक, तुलनात्मक या प्रावैधिक विश्लेषण। ऐसे ही जब हम दो अलग अलग समष्टिगत चरों के मध्य निर्मित या उत्पन्न या बनने वाले साम्य या संतुलन के इन तीनों आधार पर समय बिंदु पर पारस्परिक तुलना पर प्रारंभिक साम्य से नवीन साम्य तक पहुंचने की प्रक्रिया और मार्ग को विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया समष्टि, स्थैतिक, तुलनात्मक और गत्यात्मक विश्लेषण कहलाते हैं। मैं पुनः आज आपको एक बार फिर से बता दूं कि हम आज जिस विषय पर सामान्य चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है समष्टि गत्यात्मक विश्लेषण। इससे पूर्व हमने स्थैतिक और तुलनात्मक विश्लेषण के बारे में अध्ययन किया। अब हम विस्तार से जानते हैं समष्टि गत्यात्मक विश्लेषण के बारे में। गत्यात्मक जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है चलायमान या परिवर्तन या गति। गत्यात्मक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण या अर्थशास्त्र की वह विधा या शाखा है जो परिवर्तन और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों को जानने का प्रयास करती है या उनका अध्ययन करती है। अन्य शब्दों में या सामान्य शब्दों में यदि मैं कहूं तो गत्यात्मक विश्लेषण जो है वो परिवर्तनों की प्रक्रिया, उसके मार्ग, उसके पीछे जो कारक निहित हैं उनका अध्ययन ही गत्यात्मक विश्लेषण है। गत्यात्मक विश्लेषण में आर्थिक तत्वों के परिवर्तन के मार्ग, उसकी प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है जिनका संबंध समय के विभिन्न बिंदुओं से होता है। तो गत्यात्मक विश्लेषण जो है वो एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है
या उच्चावचन की स्थिति भी हम इसे कह सकते हैं। जैसा प्रोफेसर शुम्पीटर कहते हैं कि गत्यात्मक अर्थशास्त्र उन आर्थिक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है जिनका समय की विभिन्न अवधियों से संबंध होता है। ध्यान से सुनिएगा, समय की विभिन्न अवधियों से, जहां पर हम स्थैतिक विश्लेषण में किसी निश्चित समय बिंदु पर निर्मित होने वाले संबंध के बारे में बात करते हैं आर्थिक तत्वों के, वहीं गत्यात्मक विश्लेषण में जैसा प्रोफेसर शुम्पीटर कह रहे हैं कि गत्यात्मक अर्थशास्त्र उन आर्थिक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है, यानी दो अलग अलग चर मूल्यों के मध्य निर्मित होने वाले साम्य, संतुलन या संबंध को बतलाता है जिनका संबंध जो है समय की विभिन्न अवधियों से होता है, यानी प्रारंभिक साम्य और अंतिम साम्य, इन दोनों साम्य स्थितियों या साम्य अवधियों के मध्य जो संबंध निर्मित होता है उसका जो विश्लेषण, विवेचन या यूं कहें कि उसकी जो व्याख्या करने का हम लोग प्रयास करते हैं वह प्रयास ही गत्यात्मक विश्लेषण कहलाता है। जैसा प्रोफेसर हैरड भी कहते हैं, प्रोफेसर हैरड ने कहा कि गत्यात्मक का संबंध विशेषतः निरंतर परिवर्तनों के प्रभावों तथा तय किए जाने वाले मूल्यों में परिवर्तन की दर से है। तय किए जाने वाले मूल्यों यानी दो अलग अलग जो चर मूल्य हैं, यानी समष्टिगत चर मूल्यों के मध्य जो संबंध निर्मित हो रहा है, उन संबंधों के निर्मित होने में जो निरंतर एक परिवर्तन की प्रक्रिया या परिवर्तन जो नजर आता है, उस परिवर्तन की व्याख्या या उसका विश्लेषण ही साहब जो है उसे हम गत्यात्मक विश्लेषण कहते हैं या कह सकते हैं। अब बात यह है कि गत्यात्मक विश्लेषण जो है वो प्रारंभिक साम्य और नवीन साम्य दोनों के बीच की प्रक्रिया या मार्ग या कारकों की खोज का प्रयास। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें उपभोग की मात्रा और आय के मध्य दो अलग अलग समष्टिगत चर हैं, उपभोग और आय। इन दो अलग अलग समष्टिगत चरों के मध्य हम संबंध की चर्चा करना चाहते हैं। तो ये तय है, ये एक सामान्य बात है कि टी समय में किसी वस्तु का जो उपभोग है वो पिछले समय की आय यानी t-1 की आय yt-1 पर निर्भर करेगा। कोई भी उपभोग है वो पूर्व आय पर निर्भर करता है या संचित आय पर निर्भर करता है। अतः उपभोग का जो संबंध निर्मित होगा आय के साथ में वो होगा ct इज अ फंक्शन ऑफ yt-1। ये समय अंतराल संबंध को अभिव्यक्त करता है। स्थैतिक विश्लेषण में समय अंतराल की कोई बात नहीं होती, जबकि गत्यात्मक विश्लेषण में समय अंतराल की बात होती है। गत्यात्मक विश्लेषण यह भी बतलाता है कि साहब किसी भी चीज में होने वाला जो बदलाव है वो बदलाव तुरंत नहीं होता, उसके लिए एक समय लगता है और उस समय के पीछे एक प्रक्रिया होती है, एक मार्ग होता है, कुछ कारक होते हैं। इसी कारण हम कह रहे हैं कि उपभोग किसी समय टी समय में उपभोग की जो मात्रा है वो पूर्व समय की आय के स्तर यानी yt-1 पर निर्भर कर रहा है। यही गत्यात्मक विश्लेषण को प्रदर्शित करने का या प्रस्तुत करने का एक तरीका है। गत्यात्मक अर्थशास्त्र या गत्यात्मक विश्लेषण की विशेषता। गत्यात्मक विश्लेषण का संबंध असंतुलनों का अध्ययन। गत्यात्मक विश्लेषण में हम असंतुलन यानी प्रारंभिक साम्य से अंतिम साम्य तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जो असंतुलन निर्मित होते हैं, यानी उतार चढ़ाव जो हैं, उन उतार चढ़ाव के पीछे जो कारक जो कारण होते हैं उन सब का हम अध्ययन करते हैं। उस असंतुलन या असाम्य का हम अध्ययन करते हैं। ये परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन। यह तिथिकरण, तिथिकरण से मतलब एक समय अवधि और दूसरी समय अवधि, तो अलग अलग समय अवधियों में निर्मित दो अलग अलग समष्टिगत चरों के मध्य संबंध या साम्य संतुलन की जो बात है, उन दो अलग अलग तिथियों में निर्मित या दो अलग अलग समय स्थितियों में निर्मित इन संतुलनों के मध्य की जो प्रक्रिया है, जो मार्ग है, जो कारक है, जो परिणाम है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आंशिक संतुलन विश्लेषण भी
गत्यात्मक अर्थशास्त्र को कहते हैं। गत्यात्मक अर्थशास्त्र की एक मौलिक और मूलभूत विशेषता है समय अंतराल का पाया जाना। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम उपभोग के बारे में बात करें तो गत्यात्मक विश्लेषण ये बतलाता है कि वर्तमान का जो उपभोग का स्तर है वो आपके पूर्व के आय के स्तर पर निर्भर करता है। और गत्यात्मक विश्लेषण की एक और विशेषता है आर्थिक चरों का पारस्परिक संबंध। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गत्यात्मक विश्लेषण जो है वो दो अलग अलग समष्टिगत चरों के मध्य जो संबंध है उस संबंध की चर्चा करता है। अब हम रेखा चित्र की सहायता से समष्टि गत्यात्मक विश्लेषण को जानने का प्रयास करते हैं। इस रेखा चित्र में OY अक्ष पर आप देखें तो उपभोग और निवेश की मात्रा को लिया गया है, जिन्हें हम उपभोग या निवेश व्यय भी कह रहे हैं, और OX अक्ष पर आय के स्तर को लिया गया है जो हम देख रहे हैं Y0 Y2 या Y1। इसमें देखिए आपको दो वक्र दिखाई देंगे, सरल रेखाएं, सरल वक्र, स्थिर वक्र भी कहें। y बराबर CT+1 और एक है C+1 प्लस C प्लस I प्लस डेल I। ये y बराबर C+1 है, ये समग्र पूर्ति वक्र है, और C प्लस I प्लस डेल I ये है, ये समग्र मांग वक्र है। प्रारंभ में समग्र पूर्ति वक्र और समग्र मांग वक्र दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं। मान लीजिए अगर निवेश की मात्रा में किसी तरीके का बदलाव या परिवर्तन होता है, जैसा हम देख रहे हैं कि अब उपभोग फलन या समग्र मांग वक्र जो है वो C प्लस I से बदलकर C प्लस I प्लस डेल I हो जाता है, और नवीन साम्य संतुलन जो है वो E1 बिंदु पर स्थापित हो रहा है। अब इस E बिंदु से और E1 बिंदु तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो जिगजैग है, EL, LM, MN, NO, OR, OS, ये जो पूरी प्रक्रिया या जो पूरा मार्ग है इस E बिंदु से और E1 बिंदु तक पहुंचने की, इसके पीछे क्या कारक विद्यमान रहे, इन कारकों, इस पूरी प्रक्रिया को जानने का जो प्रयास है या व्याख्या करने का जो तरीका है उसे हम समष्टि गत्यात्मक विश्लेषण कहते हैं। जैसा रेखा चित्र अभी आपने देखा, अब मैं रेखा चित्र का विश्लेषण कर रहा हूं आपके सामने। इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया एवं परिवर्तनों की गति का अध्ययन किया जाता है। किसमें? गत्यात्मक विश्लेषण। माना T अवधि में उपभोग पिछले समय की आय T-1 या YT-1 पर निर्भर करता है, तो आय और उपभोग का गत्यात्मक जो संबंध है उसको फलनात्मक रूप में CT बराबर या CT इज अ फंक्शन ऑफ YT-1 के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। प्रारंभिक संतुलन E बिंदु पर है जहां समग्र पूर्ति और समग्र मांग वक्र दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और आय का जो स्तर है वो OY तय होता है या निर्मित होता है। यदि किसी कारणवश यदि हम माने कि विनियोग या निवेश का जो स्तर है उसमें डेल I के समान परिवर्तन होता है या वो बढ़ता है, तो मांग फलन या समग्र मांग वक्र जो है वो C प्लस I प्लस डेल I नवीन समग्र मांग वक्र बनेगा, और इस स्थिति में समग्र मांग और समग्र पूर्ति का जो साम्य है वो साम्य नवीन संतुलन के स्तर E1 पर निर्मित होगा, जहां पर आय का स्तर OY1 तय होता है। अब इस OY0 से OY1 तक जाने की जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का अध्ययन या उस प्रक्रिया के पीछे क्या कारक रहे, इन कारकों का जो अध्ययन है वही गत्यात्मक विश्लेषण है। जैसे प्रारंभिक विनियोग में वृद्धि से आय में डेल Y बराबर डेल I के बराबर की वृद्धि होगी। यदि अगली समयावधि T2 में आय की वृद्धि को हम लें तो डेल Y बराबर B डेल I के बराबर की वृद्धि होगी। B यहाँ MPC या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी साहब जैसे ही E बिंदु से संतुलन या साम्य भंग होता है निवेश में बदलाव के कारण।
तो ई बिंदु से E1 बिंदु तक ये जो असाम्य उत्पन्न हुआ, जो साम्य तक E1 बिंदु तक पहुंचेगा, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि संतुलन का जो स्तर है E से E1 बिंदु की ओर स्थापित या तय नहीं हो जाता है। जैसा गणितीय रूप में हम देखते हैं, डेल y बराबर डेल i प्लस बी डेल i प्लस बी स्क्वायर डेल i प्लस बी क्यूब डेल i डॉट डॉट बी टी माइनस 1 डेल i। यानी यदि हम माने यदि y0 आय का जो स्तर है वो 1000 है, निवेश में वृद्धि जो है वो 50 करोड़ रुपए और हो रही है। y0 1000 करोड़ और निवेश में अतिरिक्त वृद्धि होने पर जो 50 करोड़ रुपए है, अब आय का नवीन साम्य स्तर जो है वो 1250 करोड़ रुपए निर्मित होगा। अब ये 1250 करोड़ रुपए का जो साम्य संतुलन का जो स्तर निर्मित हो रहा है, इसके निर्मित होने की जो प्रक्रिया है, जो मार्ग है, उसके ऊपर बात करते हैं। yt बराबर 50 प्लस 0.8, जैसे मैंने अभी आपको बताया, yt बराबर b डेल i प्लस b स्क्वायर डेल i प्लस b क्यूब डेल i डॉट डॉट, और ये प्रक्रिया चल रही है। 50 प्लस 0.8 1000 जो y का स्तर है by प्लस 100 प्लस 50 प्लस 50 बराबर 1050। अब y2 का जो स्तर है वो, अब आय का स्तर जो है वो 1050 निर्मित हो गया। अब जैसे इस फंक्शन में जो आय का जो फलनात्मक जो संबंध है y बराबर c प्लस i, जिसको आप देखते हैं, और c जो होता है वो होता है c बराबर a प्लस बी वाई, यानी y बराबर a प्लस बी वाई प्लस डेल i या i। इस जो समीकरण है उस समीकरण में जैसे ही आप इस आय के स्तर नवीन 1050 को रखते हैं, अब आय का स्तर 1090 हो गया। y3 स्तर पर 1090 से आगे का स्तर तय होगा। इस प्रकार ये प्रक्रिया तब तक हम देखते हैं जब तक कि yt या आय का नवीन साम्य जो स्तर है वो 1250 नहीं हो जाता। इसके पीछे की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए, जो गणितीय रूप में मैंने आपको बताया कि जैसे ही आय का स्तर बदलता है, दो तरीके के कारक इसके पीछे काम कर रहे हैं, जिनको हम गुणक या त्वरक धारणा कहते हैं। आय में होने वाले परिवर्तन से निवेश में होने वाला परिवर्तन, और निवेश में होने वाले परिवर्तन से आय में होने वाला परिवर्तन, ये दोनों तत्व जो हैं, गुणक और त्वरक, ये दोनों तत्व समानांतर रूप से इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। और आय का प्रारंभिक साम्य स्तर ई बिंदु पर जहां 1000 करोड़ रुपए है, उस स्थिति से नवीन साम्य स्तर 1250 करोड़ रुपए तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है, और उसके पीछे जो कारक है या मार्ग है, वो निवेश में होने वाला प्रारंभिक बदलाव, निवेश के कारण आय स्तर में होने वाला बदलाव, और आय स्तर से पुनः निवेश में होने वाला बदलाव, यानी गुणक और त्वरक की आपसी प्रतिक्रिया के कारण प्रारंभिक साम्य से नवीन साम्य के स्तर तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया का जो विश्लेषण हम करते हैं, इसको बतलाने का जो प्रयास हम करते हैं, जिसकी व्याख्या हम करते हैं, ये व्याख्या ही जो है साहब, इसको ही हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक विश्लेषण, समष्टि गत्यात्मक विश्लेषण। इस समष्टि गत्यात्मक विश्लेषण पर आज हमने एक बहुत ही सरल और सार्थक चर्चा की। मैं मानता हूं कि इस चर्चा से आपको इस विषय के संबंध में एक सामान्य जानकारी मिल पाएगी, जिससे आप बहुत सामान्य रूप से समष्टि गत्यात्मक विश्लेषण को समझने में सक्षम हुए होंगे, जान पाए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत